A very good evening to all of you and welcome everyone. In today's class I am going to explain cloze test practice set 3 and passage 3 and 4 from Objective General English by Dr. R.S. Agrawal. क्लोज टेस्ट के पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो यह जो आज मैं बताने जा रहा हूं यह समझ में नहीं आएगा। सभी एक दूसरे से भिन्न हैं और आसान हैं, आप इजीली समझेंगे। न्यू इंडस्ट्रीज सपोर्टेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट्स, तरीका मैं पहले बता चुका हूं कि एक बार आप पढ़ लें और तब बनाएं। न्यू इंडस्ट्रीज सपोर्टेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट्स, नए उद्योग जो फॉरेन से असिस्ट होते हैं, जो विदेशों से सहायता प्राप्त करते हैं। डैश ऑफर डैश सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वे अपने कर्मचारियों को, चाहे उनके कर्मचारी जिस लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर कर रहे हों, दैन डैश लोकली ओनेड इंडस्ट्रीज। इतनी बात तो स्पष्ट है कि यहाँ दो तरह के इंडस्ट्रीज के बीच में तुलना है। एक न्यू इंडस्ट्रीज जो फॉरेन असिस्टेड कंपनीज हैं और एक लोकली ओनेड यानी जो स्थानीय लोगों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। ये दो के बीच यहाँ तुलना की जा रही है। दे नीड डैश, दे चर्चा किसकी कर रहे हैं? न्यू इंडस्ट्रीज की। दे नीड डैश पीपल एंड आर डैश टू पे हाई वेजेज, वे हाई वेजेस पे करने को तैयार हैं। यहाँ सेंस निकल रहा है कि वो तैयार हैं टू डैश देम। Local industries often dash the high salaries offered by foreign supported industries, arguing that this will dash raise all wages to an excessive level. इजी है, आप समझ गए इतना पढ़ करके कि इस पैसेज में दो के बीच तुलना है और जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा सैलरी पे कर रही हैं। तो जब वो ज़्यादा सैलरी पे कर रही हैं तो वो इसके लिए इच्छुक हैं कि भाई हम सैलरी पे करेंगे, इसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए और हर लेवल के एम्प्लॉयज़ को वो अधिक सैलरी पे कर रही है। यही थीम है इस पैसेज का। पहले थीम को डिटेक्ट कर लें और तब बनाएं, सुविधा होगी आपको। अब देखते हैं। तो चूंकि अब यहाँ हमने देखा कि जो फॉरेन असिस्टेड न्यू इंडस्ट्रीज हैं वो सैलरी अधिक देती हैं, तो इंटरेस्ट डैश ऑफर, अब वो नेगेटिव सेंस का वर्ड लेगा नहीं वहाँ पर। ये सारे नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं, एक ही पॉजिटिव सेंस का है यूजुअली ऑफर, यानी ये प्रायः अक्सर ऑफर करती हैं ज़्यादा सैलरीज। रिलक्टेंटली मतलब होता है अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, इनएडवर्टेंटली भी आप कह सकते हैं। नंबर 2 में क्या भरें हम? तो वो आप देख रहे हैं यहाँ दैन लगा हुआ है। दो के बीच तुलना है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए क्योंकि दैन है। जो ऑप्शन है उसमें ए कंपैरेटिव है, बी कंपैरेटिव है, जी हाँ कंपेरेबल कंपैरेटिव सेंस रखता है। अनरीजनेबल नहीं होगा, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होगा और प्रोपोर्शनेट भी नहीं होगा। प्रोपोर्शनेट मतलब होता है के बराबर, इक्वल टू को दर्शाता है। अनुपातिक भी इसका अर्थ होता है और इसी का एंटोनिम हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट। अब कंपेरेबल के बाद प्रेपोजिशन टू लगता है, प्रोपोर्शनेट के बाद टू लगता है, डिसप्रोपोर्शनेट के बाद टू लगता है, रीजनेबल अनरीजनेबल के बाद ऑफ लगता है। एकमात्र यहाँ बेटर है जो दैन लेता है और स्पष्ट है कि यहाँ आंसर क्या होगा? ए होगा। ये समझाने के लिए हमने डैश दिया है, इसे आंसर ना समझें। आंसर क्या होगा? ए होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन डैश लोकली ओनेड इंडस्ट्रीज, यानी अब यहाँ 3 में क्या भरें? डिड है, डू है, देयर है, डज है, कुड है। तो हमने देखा कि जो सेंटेंस हमारे सामने है न्यू इंडस्ट्रीज सपोर्टेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट्स, हमने यहाँ यूजुअली फील किया है पहले और प्रेजेंट टेंस का हम इस्तेमाल देख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट यहाँ यूज किया जा रहा है, यानी आगे जिस पार्ट में हमें एक्सुलियरी फील करना है यहाँ पर यह इन्वर्सन के रूल को ले रहा है, तो टेंस इन्वर्सन का सेम रहता है। इसीलिए आंसर होगा, एक बार मैं फिर से इसको देख लूं, सिंगुलर या प्लुरल क्या देना है। तो न्यू इंडस्ट्रीज सपोर्टेड बाय फॉरेन इंटरेस्ट्स यूजुअली ऑफर बेटर सैलरीज टू देयर एम्प्लॉयज at all levels of responsibility than dash locally owned industry। जी हाँ, ये सब्जेक्ट है।
यह जो सेंटेंस है ना इन्वर्सनल सेंटेंस है, इसमें वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में। सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है इसलिए डू होगा। यानी जो लोकली ओनेड कंपनीज हैं उनकी सैलरी का स्टैंडर्ड वो नहीं होता है जो फॉरेन असिस्टेड कंपनीज हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं एक तरह से कहें, उनकी सैलरी नेशनल कंपनीज की अपेक्षा हमेशा हाई ही रहती है। वही बात यहाँ कही जा रही है। 4 नंबर को फिल करने के लिए ऑप्शन देख लें। लेस है, लोकल है, मोर है, टैलेंटेड है, सेवरल है। अब दे नीड डैश पीपल, दे चर्चा किसकी हो रही है? न्यू इंडस्ट्रीज की। दे नीड डैश पीपल एंड आर डैश टू पे हाई वेजेज। अब हाई वेजेज किसको पे किया जाएगा? कौन सा शब्द ढूंढें जिसके लिए यहां हाई वेजेज आगे दिया जा चुका है? लेस पीपल। पीपल के पहले लेस का प्रयोग ही नहीं होगा क्योंकि लेस क्वांटिटी को बताता है, पीपल नंबर में व्यक्त किया जाता है, इसलिए लेस होगा ही नहीं। लोकल पीपल ऐसा तो कहीं पैसेज में वर्णित नहीं है। मोर पीपल क्यों? क्योंकि आगे कंपैरेटिव सेंस नहीं है। सेवरल पीपल, जी हाँ टैलेंटेड आंसर होगा, क्योंकि वो तैयार हैं भाई आओ मेरे यहाँ काम करो, टैलेंट होना चाहिए, इसके लिए वो हाई वेजेस यानी हाई मेहनताना पारिश्रमिक वो देने के लिए तैयार हैं। तो किस तरह के व्यक्ति को हाई वेजेस मिलता है? जो टैलेंटेड होता है। यानी आंसर 4 में ई होगा, टैलेंटेड पीपल एंड आर डैश टू पे हाई वेजेज। यानी टैलेंटेड पीपल को वो हाई वेजेस देना चाहती हैं। चाहने जैसा सेंस आ रहा है तो बाउंड माने बंधी हुई है। बंधी हुई क्यों है भाई? वो किसी के कंपल्सन में तो है नहीं, बाउंड कहीं ना कहीं कंपेल करता है। कंपेल यहाँ वो हो नहीं रही है कंपनियां, ये तो उनकी इच्छा है, यानी आंसर बाउंड नहीं होगा, विलिंग। जी हाँ विलिंग होगा, वो इच्छुक हैं पेमेंट देने के लिए, हाई वेजेस देने के लिए वो इच्छुक हैं। फोर्स्ड, बाउंड ये सिनोनिम होते हैं, इनका अर्थ होता है बाध्य या विवश। कॉम्पेल्ड, फोर्स्ड, बाउंड, कोअर्स्ड ये सभी सिनोनिम हैं। रिलक्टेंट विलिंग का एंटोनिम है, अनिच्छुक अर्थ होता है। अनविलिंग साइनो हो जाएगा। ऑथोराइज्ड अधिकृत, इसमें अधिकृत और अनाधिकृत की कोई बात नहीं है। बात है कि जो कोई अच्छे लोगों को, प्रतिभावान लोगों को रिक्रूट करेगा, उन्हें एम्प्लॉय करेगा, उसे हाई सैलरी तो देनी है। इसके लिए उसको खुद को तैयार रहना पड़ता है। यानी वो इच्छुक हैं कि मेरे यहाँ टैलेंटेड लोग काम करने आए और मैं हाई वेजेस दूंगा। किस लिए? हाई वेजेस टू डैश देम। किस लिए हाई वेजेज वो देती हैं? हायर देम। हायर मीन्स होता है भाड़े पर लेना, किराए पर लेना। ब्राइब, ब्राइब मीन्स घूस होता है, वर्ब के रूप में यहाँ यूज होगा तो घूस देना हो जाएगा। रिटेन मीन्स होता है बरकरार रखना या धारण करना। रिटेन मीन्स धारण करना। इंटरटेन मन बहलाना, जिसके सिनोनिम के रूप में आप एम्यूज और रिक्रिएट का यूज कर सकते हैं। एम्यूज और रिक्रिएट। इनरिच समृद्ध बनाना, थ्राइव सिनोनिम हो जाएगा। तो हाई वेजेज कोई क्यों देगा? इसमें से क्या होगा भाई? ब्राइब तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है कि यह नहीं होगा। हायर, हायर तो वो कर लेगा, लेकिन हाई वेजेस देगा इसलिए ताकि वो रिटेन रह सके। रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना, मतलब किसी चीज को प्राप्त करके उसे कंटिन्यू रख लेना, रिटेन होता है। तो हाई वेजेस देते हैं ताकि मेरे एम्प्लॉइज जो हैं वो यहाँ वहाँ भागे नहीं, यानी यहाँ पर हमें रिटेन देना होगा। अब लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन डैश द हाई सैलरीज ऑफर्ड बाय फॉरेन सपोर्टेड इंडस्ट्रीज। फॉरेन सपोर्टेड इंडस्ट्रीज जो हैं उनके द्वारा दिए गए हाई सैलरीज का लोकल इंडस्ट्रीज प्रायः डैश करती हैं। क्या करती हैं? आगे का लॉजिक देखिए। आर्गुइंग दैट, यह तर्क देते हुए कि दिस विल डैश रेज
ऑल वेजेज टू एन एक्सेसिव लेवल। वो तर्क देती हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इसी तरह का रेज होता रहा, तो ये जो पारिश्रमिक है एक्सेसिव लेवल पर चली जाएगी, यानी उस स्थान पर, उस पॉइंट पर पहुंच जाएगी जहां से इसे नियंत्रित करना फिर काफ़ी मुश्किल होगा। अत्यधिक ऊंचाई को ये पारिश्रमिक पकड़ लेंगी। तो आर्गुइंग दैट दिस विल डैश रेज, हाँ जी, तो 7 फील करना है। लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन डैश, नहीं लग रहा है कि वो विरोध करती हैं। क्यों नहीं विरोध करेंगी? क्योंकि उनके यहाँ कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको वो कम सैलरी दे करके काम ले रही हैं, जबकि वहीं पर कोई मल्टीनेशनल आ जाती है तो उसी कर्मचारी को अपने यहाँ एम्प्लॉय करती है, अधिक पैसा देना शुरू करती है। यानी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। यहाँ प्रोटेस्ट से भी बढ़िया शब्द अपोज होता। इमिटेट मीन्स नकल करना होता है, जिसका सिनोनिम कॉपी होगा, कभी कभी इम्यूलेट भी हो जाता है। अपहोल्ड मीन्स रोक कर रखना, आगे नहीं बढ़ने देना। आगे 8 नंबर में आर्गुइंग दैट दिस विल डैश रेज ऑल वेजेज, वे तर्क देते हैं कि संपूर्ण वेजेज को डैश कर देगा। 8 नंबर में विल नॉट, ये तो होगा ही नहीं, विल हार्डली होगा ही नहीं। आर्टिफिशियली यानी मानव निर्मित तौर पर, इसका कोई सेंस नहीं है। कॉन्सिडरेबली का एंटोनिम होता है अनरीजनेबली। कॉन्सिडरेबली मतलब एक निश्चित, एक मर्यादित सीमा को बताएगा, जबकि अनरीजनेबली जो है, चूंकि पहले यहाँ एक्सेसिव वर्ड का यूज किया जा चुका है, एक्सेसिव लेवल तक ले जाएंगी, यानी अनरीजनेबली होगा तब तो वो एक्सेसिव होगा। कॉन्सिडरेबल अमाउंट किसी भी चीज़ का एक्सेसिव नहीं होता है, कॉन्सिडरेबल अमाउंट लिमिट में होता है, यानी अनरीजनेबली होगा, यानी बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक रेज अगर हो रहा है वेजेज के अंतर्गत, तो उनकी सैलरी जो होगी वो काफ़ी हाई लेवल तक चली जाएगी। Workers in local industries seeing the sharp dash in job pay will agitate for an improvement in their salaries। अब जो वर्कर्स हैं लोकल इंडस्ट्री के, वो जब देखेंगे कि इतना बड़ा, इतना शार्प, यहाँ बड़ा कहेंगे शार्प का, इतना बड़ा डैश है जॉब पे में, तो वे हेजिटेट करेंगे, आंदोलन करेंगे कि उनकी सैलरीज में भी इम्प्रूवमेंट की जाए। तो सीइंग द शार्प डैश। 9 हाइक, हाइक मीन्स होता है उछाल। कट डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स होता है गिरावट या कमी, नाउन के रूप में अर्थ बता रहा हूँ। इनजस्टिस मीन्स होता है अन्याय, और डिफरेंस मीन्स होता है अंतर। तो ये क्या है? शार्प डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। जब वे लोग इस अंतर को देखेंगे इन जॉब पे, तो वे आंदोलन करेंगे कि हमारी सैलरीज भी बढ़ा दी जाए। दिस इवेंचुअली विल ड्रेन द रिसोर्सेज एंड डैश देयर प्रॉफिटेबिलिटी। अंततः परिणाम जो सामने आएगा, इवेंचुअली मीन्स होता है अंततः, अंततः जो परिणाम आएगा, जो लोकली ओनेड कंपनीज हैं उनके संसाधन ड्रेन हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे, सैलरी देने में ही वो कंगाल हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। एंड डैश देयर प्रॉफिटेबिलिटी, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? अब कम सैलरी पे कोई काम ले रहा है तो प्रॉफिट अधिक हो रहा है, सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट उनका घट जाएगा। तो एंड, लेकिन यहाँ चाहिए, चूंकि विल ड्रेन पहले यूज हो चुका है एंड के पहले वर्ब, तो वर्ब ही चाहिए। एंड डैश देयर, चेक, रोक देना नहीं, बिल्कुल थोड़े ही रुक जाएगा, लोअर हो सकता है। फुलफिल पूरा करना नहीं होगा। ऑगमेंट तो बढ़ाना होता है, इसका सिनोनिम इंक्रीज होगा। एनहांस मीन्स भी बढ़ाना होता है, यहाँ यही होगा लोअर। जी हाँ, लोअर को आप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लो न समझें, लोअर मीन्स कम करना भी होता है, डिक्रीज इसका सिनोनिम होता है। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो लो हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो पैसेज 3 को आपने समझा। आइए अगला पैसेज देखते हैं, पैसेज 4, यानी प्रैक्टिस सेट 3 का यह पैसेज 4 है। इन 1893 में
लोकमान्य तिलक कन्वर्टेड द गणपति फेस्टिवल इनटू ए पब्लिक सेरोमनी, यानी 1893 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने गणपति फेस्टिवल को सार्वजनिक महोत्सव में बदल दिए। कन्वर्ट मीन्स होता है टू चेंज, इन्होंने परिणत कर दिया, बदल दिया। पहले गणपति फेस्टिवल लिमिटेड हुआ करता था, अब इसे एक सार्वजनिक महोत्सव का रूप दे दिए। किसने? लोकमान्य तिलक ने। ही कैंपेन्ड डैश, तो कैंपेन के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन फॉर लगता है, क्योंकि सारे प्रेपोजिशन है यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन, तो कैंपेन फॉर होता है के लिए अभियान चलाना। तो ही कैंपेन्ड फॉर द डैश सर्कुलेशन ऑफ दिस पब्लिक सेलिब्रेशन थ्रू आउट महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र, पहले गणपति फेस्टिवल पूरे महाराष्ट्र में नहीं होता था, इन्होंने कैंपेन करके, मुहिम चला करके, अभियान चला करके पूरे महाराष्ट्र में इस उत्सव को फैलाने का काम इन्होंने किया, सर्कुलेट करने का काम इन्होंने किया। अब सर्कुलेशन के लिए हमें 2 नंबर में शब्द देना है, निश्चित तौर पर एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि किसी नाउन की विशेषता कोई एडजेक्टिव ही बता सकता है। अर्ली सर्कुलेशन तो नहीं होगा, सडन सर्कुलेशन नहीं, भाई बदल रहे हैं तो सडन क्या, वो तो तैयार है ना उसके लिए कि मैं इसे बदल रहा हूं, तो सडन का सडन तो एकाएक हो जाता है। स्लो नहीं होगा, लिमिटेड नहीं होगा, जी हाँ आंसर वाइड होगा। सर्कुलेशन को व्यापक रूप देने के लिए यानी वाइड सर्कुलेशन, उसको काफ़ी फैला दिए, पूरे महाराष्ट्र में वो फैल गया, क्योंकि उसे अब पब्लिक सेरेमनी का रूप दे दिया गया। इट वॉज dash this festival that he could dash public to the nationalist movement। अच्छा, नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात चल रही थी उस समय, देश को आज़ादी मिले इसकी बात चल रही थी। तो लोकमान्य तिलक प्लान बनाए, ये लोग बहुत बड़े विचारक थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना गणपति फेस्टिवल जो लिमिट लोगों के द्वारा ही मनाया जाता है, इसे एक रूप दिया जाए, बड़ा रूप, और तब यहाँ के लोगों को जोड़ा जाए एक साथ। और यही कैंपेनिंग इन्होंने किया, और कैंपेनिंग करके इस फेस्टिवल के माध्यम से, इट वॉज डैश दिस फेस्टिवल, तो इट वॉज थ्रू दिस फेस्टिवल, इट वॉज फ्रॉम नहीं, इट वॉज बिफोर नहीं, इट वॉज एग्जैक्टली और इंडीड सिनोनिम होते हैं, वास्तव में अर्थ होता है। तो ऐसे इंडीड का एग्जैक्ट अगर हम साइनो बोलें तो वो इन फैक्ट होता है। It was through this festival that he could dash public dash to the nationalist movement। अब यही वह त्योहार था, यही वह उत्सव था, यही वह महोत्सव था, यही वह सेलिब्रेशन था जिसके माध्यम से he could dash पब्लिक को एडवाइज किए, नहीं ही कुड डिमांड पब्लिक, नहीं कंट्रोल, ऐसा तो था नहीं कि लोग वहाँ बेतरतीब थे, नियंत्रित करना था, इन्हांस बढ़ाना, मोबिलाइज, लोगों को एक खास ध्रुव में ला देना, एक तरफ गतिशील बना देना, एक दिशा में उन्हें आगे बढ़ा देने का काम मोबिलाइज करता है। और लक्ष्य था इनका कि सबको राष्ट्रवादी बनाओ, एक सूत्र में बांधो, यानी इन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को। तो आप 4 में क्या भरेंगे? मोबिलाइज, ही कुड मोबिलाइज पब्लिक डैश टू द नेशनल मूवमेंट। 5 में ही कुड मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक फेस्टिवल्स, पब्लिक सपोर्ट होगा। अब इनका लक्ष्य क्या था? गणपति फेस्टिवल को तो इन्होंने एक आयाम के रूप में यूज कर लिया। इनका लक्ष्य था कि भाई राष्ट्र की आज़ादी, जो देश का आंदोलन उस समय चल रहा है, उसमें इनको सपोर्ट चाहिए था। कैसा सपोर्ट? तो लोगों को मोबिलाइज करके उनका सपोर्ट प्राप्त करना था, यानी 5 का आंसर भी होगा। और इन्होंने एक तरह से कहें तो मुहिम चलाया और इस त्यौहार का यूज कर लिया, इस महोत्सव का इन्होंने यूज कर लिया। द डिजायर्ड डैश ऑफ दिस
फेस्टिवल। अब इन लोगों ने कुछ सोच रखा था उस समय, और द डिजायर्ड डैश ऑफ दिस फेस्टिवल वाज फर्दर डैश बाय शिवाजी फेस्टिवल। अब ये फेस्टिवल तो चल ही रहा था, साथ ही एक और फेस्टिवल आ गया, शिवाजी फेस्टिवल। तो द डिजायर्ड डैश ऑफ दिस फेस्टिवल वाज फर्दर डैश बाय शिवाजी फेस्टिवल। सब गुड सेंस में चर्चा है। तो डिजायर्ड स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी तो रणनीति है, रणनीति तो बन गई थी पहले कि ऐसे ऐसे करना है, रणनीति अब नहीं, वो तो बन चुकी थी। प्रभाव, पब्लिसिटी, रीइंफोर्स्ड ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ आप शब्द जो देख रहे हैं फर्दर डैश बाई, अच्छा तो एकदम इजी है, 7 नहीं ना 6 में भरना है, हम ये 7 भरने लगे 6 में। डिजायर्ड एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन ही चाहिए, यानी अब हम कहेंगे कि आपका आंसर इम्पोर्टेंस नहीं होकर के इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि द डिजायर्ड इम्पैक्ट ऑफ दिस फेस्टिवल, यानी इस त्यौहार का जो इच्छित प्रभाव था, ये इसका प्रभाव होगा, ऐसा डिजायर किया गया था। अब वह फर्दर डैश हो जाता है 7 नंबर में, रीइंफोर्स्ड हो जाता है। जी हाँ, यहाँ रीइंफोर्स होगा। रीइंफोर्स मीन्स होता है ताकतवर बनाना, शक्ति प्रदान करना। तो अब उस इम्पैक्ट को शक्ति मिल गई, रीइंफोर्समेंट मिल गया, कहाँ से? शिवाजी फेस्टिवल के द्वारा। यानी शिवाजी फेस्टिवल उसे स्ट्रेंथन करने का काम की। रीइंफोर्स का सिनोनिम स्ट्रेंथन होता है, तो इसको वहां से शक्ति मिल गई। इट वॉज इनॉग्यूरेटेड, क्या? शिवाजी फेस्टिवल, इट वॉज इनॉग्यूरेटेड, यानी इसका उद्घाटन किया गया इन ऑनर ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के सम्मान में शिवाजी फेस्टिवल का भी उद्घाटन कर दिया गया। द ग्रेटेस्ट मराठा किंग, जो मराठा लोगों के सबसे महान राजा थे। इन द डैश ऑफ सेवरल थाउजेंड पीपल, छत्रपति शिवाजी के सम्मान में यह शिवाजी फेस्टिवल मनाया जाने लगा, हजारों लोगों की उपस्थिति में। यही न होगा, हजारों लोगों की उपस्थिति में, यानी 8 में स्पष्ट है कि हमें प्रेजेंस भरना होगा। हजारों की उपस्थिति में, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सेवरल थाउजेंड पीपल। In the dash, the Marathas were dash, and this helped a lot in mounting an attack on the British rule. लक्ष्य तो वही था ना, डिजायर क्या था? यही था। इस तरह से, यानी 8 तो हमने भरा कि नहीं? हाँ, प्रेजेंस ठीक है। 9 में in the dash, the Marathas were dash, and this helped a lot in mounting an attack on the British rule. अब इस तरह से मराठा लोग डैश हुए और इससे काफ़ी मदद मिला ब्रिटिश रूल के ऊपर ज़बरदस्त अटैक करने में। यानी पहले 10 फील कर लेते हैं, आसान होगा। तो मराठा लोग क्या हुए भाई? मराठा लोग अब फूले ना समाये, 2-2 सेलिब्रेशन उन लोगों को मिल गया, तो फूले ना समाये, काफ़ी प्रसन्न चित्त हुए। एब्सेंट नहीं होगा, डिफीटेड नहीं होगा, नेगलेक्टेड कैसे हो सकता है? ग्लोरीफाइड हुए, उनकी गरिमा बढ़ी। ग्लोरीफाई मतलब होता है गौरवान्वित करना। इस तरह से उनके गौरव को इन्होंने, लोकमान्य तिलक साहब ने बढ़ा दिया, ग्लोरीफाई हो गए। और जब वो ग्लोरीफाई हो गए तो उन सब का सपोर्ट मिल गया और ब्रिटिश रूल के ऊपर अटैक करने में काफ़ी इनको सपोर्ट मिला, हेल्प मिला। यानी अब इन द डैश द मराठाज वर डैश, इन द फाइट नहीं, लड़ाई अभी कहाँ, अभी तो प्लानिंग चल रही थी। इन द बिगिनिंग द मराठाज वर डैश नहीं, इन द प्रोसेस। जी हाँ, ये सब कुछ जो हुआ यह एक प्रक्रिया था, एक तय निर्धारित लक्ष्य पर काम हो रहा था। इस प्रक्रिया में मराठा, ये जो कुछ भी हुआ, लोकमान्य तिलक ने गणपति फेस्टिवल को एक पब्लिक सेरेमनी में बदल दिया। छत्रपति शिवाजी के सम्मान में शिवाजी फेस्टिवल मनाया जाने लगा। यानी ये सब जो हुआ एक प्रोसेस था, और इस प्रोसेस के माध्यम से सभी मराठा के लोग गौरवान्वित महसूस किए, और तब अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश रूल पर अटैक करने में इन लोगों को काफ़ी मदद मिली। तो 3 और 4 को मैंने एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में फिर आगे जो भी बचे हुए सेट्स हैं उन्हें धीरे धीरे करके मैं अपलोड करूँगा। आप सभी ज़रूर वीडियोज़ को देखें, और जो हायर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने वाले लोग हैं उनके बीच ज़रूर शेयर करें। अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।